श्री राहुल गांधी जी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष में हैं और चित्र विचित्र प्रकार से भारत विरोधी विश्वमन में संलग्न है। परंतु इस बार जो हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। वे भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स, जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये इल्हान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, आई डजंट वैल्यू स्किल्ड पीपुल, आई डजंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है। अब यहां पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है।
एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो, कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेल्योर था और सिक्योरिटी लैप्स था। ना, बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे, उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में, 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही। और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी, और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी, और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है? देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो? दूसरा, याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें, तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा, क्योंकि ये बहुत साफ है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य? आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? एक अमेरिकी सांसद, आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंजामिन गिलमैन, उसको पद्म भूषण मिला था। भारत के डाई हार्ड सपोर्टर थे। ही डाइड इन 2016। आई वॉज नोबडी, आई मेट बेंजामिन गिलमैन इन जुलाई 2000, अगस्त 2000, ईयर 2000। पूछे मिले थे कब? भारत के पक्ष लेने वाले आज से 20-25 साल पहले से आपकी सरकारें थी। गैरी एकरमैन, एडवर्ड रॉयस, फ्रैंक पेलोन, जोसेफ क्रॉली, कभी मिले हो इनसे? ऐलान उमर ही मिलते हैं। कभी तुलसी गैबार्ड से मिले? नहीं। इसलिए आज हम बहुत गंभीरता के साथ और बहुत दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जो बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, पहले तो मैं एक चीज कोट भी कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी अब वो बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत वो, चूंकि वो इस समय अमेरिका की धरती पे हैं, तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत आए थे और राहुल गांधी जी से मुलाकात के आधार पर राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी की थी, जो मैं कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनइन्फॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम, एज इफ ही वर ए स्टूडेंट।
who has done the coursework. He is eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion of the subject. The Promised Land, written by Barack Obama, page number 601. इसके लिए जानते क्या कहा जाता है? आप लोगों में से जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें एक फ्रेज है, एक किंग जेम्स फर्स्ट होता था, जिसके सारे दरबारी उसको बहुत बुद्धिमान मानते थे और बाहर वाले समझते थे हमेशा कुछ ना कुछ वो जलूल करता है। तो इसको शब्दशः ना लिया जाए। एक कहावत थी कि किंग्स जेम्स द फर्स्ट वाज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। सो इन माय ओपिनियन द सेम थिंग अप्लाइज टू राहुल गांधी फॉर कांग्रेसडम। अब यहां मैं कहना चाहूंगा कि जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गर्व, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूर्व में जाकर, मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, वो कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड चुप क्यों हैं। बस राहुल गांधी का एक वक्तव्य कोट करता हूं पॉलिटिकली, जो उन्होंने मार्च 2023 में इंग्लैंड में बोला था। जब उनसे पूछा गया था मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल। तो मुझे लगता है हर चीज का आदर्श विदेशों में ढूंढने वाले लोग, हमेशा विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग, आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। और उन्हें यदि लगता है कि विदेश में के पास कोई ताकत है, तो मैं कहना चाहूंगा वो दिन गए जब विदेश भारत को प्रभावित कर लिया करता था। आपको लगता होगा विदेश का प्रभाव, तो एक पंक्ति में कहते हुए अपना विषय समाप्त करना चाहूंगा। इन सारे लोगों के लिए जो आज भी अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अब्रॉड से ढूंढते हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धन्यवाद। मोहित भट्ट। Sir, we have seen that how NC in their manifesto have said that they will bring back Article 370. Now, Ilhan Omar is somebody who has always advocated for separate Kashmir. She has always been with the Pakistani side. Do you think there is a pattern, because Home Minister has also tweeted that Rahul Gandhi is standing with the divisive forces, be it with the NC or people who are talking about separatism? It's not just the issue of that National Conference is having in their manifesto that they want to reinstall Article 370. I want to ask him, so what will happen to SC, ST and OBC reservation in Kashmir? The Valmiki community will go to the same stage, that their boy and girl, howsoever educated he or she may be, they will have to do only the work of the cleanliness employee, Safai Kamchari. And it's not just. Mr. Farooq Abdullah, who is the senior most leader of National Conference in 2020, has said that they will take the help of China to get 370 restored. Mr. Farooq Abdullah in 2016 has said that he wants pre-1953 status, in which there was a separate constitution, separate flag and separate prime minister, Sadr Riyasat. So I want to ask Mr. Rahul Gandhi and Congress party president of former party president of Jammu Kashmir, Mr. Saifuddin Soz, in his book has written कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो ये सिर्फ एक जस्ट एक इवेंट नहीं है, दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट derived by a structured, nefarious, notorious anti-India policy. Please, Neeraj ji. Sir, as far as the reservation is concerned, Rahul Gandhi expected we will think about scrapping reservation when India is a fair trade. So India is not a fair trade. This is what he is saying. नहीं, वो आप उनकी बात समझ नहीं पाए।
उनका ये मानना है कि वो जब फेयर प्लेस मतलब जो उनका मजबूत वाला वोट बैंक पक्का हो जाएगा ना, तब रिजर्वेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां वो पक्का हो जाता रिजर्वेशन खत्म हो जाता। कश्मीर में खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया में खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खत्म। तो समझ रहे हैं ना, वो पक्का वाला मजबूत वाला वोट बैंक जो है वो जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से देन इट विल बी ए फेयर प्लेस इन विच एवरीथिंग विल बी इन वन कलर, देन एवरीथिंग विल बी फेयर। और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं आप सबके सुलभ संज्ञान के लिए, बाबा साहब अंबेडकर ने जब रिजर्वेशन की, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की है 10 अगस्त 1950, द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक, उसमें क्लियर कट लिखा है 3rd पैरा के पॉइंट नंबर 2 में कि जो हिंदू रिलीजन में को नहीं मानते हैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं माने जाएंगे, कभी शेड्यूल कास्ट में नहीं लाए जाएंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में आपने 2013 में मुस्लिम्स को शेड्यूल कास्ट में लाने के लिए बैक डोर से एंट्री करने की कोशिश की थी और उसकी रिकमेंडेशन में यह लिखा हुआ है, और जहां जहां मौका पाया है आपने निपटा दिया है। तो जो दिल के अरमान है ना वो किसी और के लिए हैं, बाहर का चेहरा किसी और के लिए है। नीरज पांडे। देखिए, आप कभी ये सोचिए कि इल्हान उमर या कोई भी अमेरिकी सांसद इस ढंग की बात ही क्यों कर पाता है, क्योंकि ये गलती तो उसी समय हो गई थी जब जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, और आज उन्हीं के खानदान के चश्म चिराग बैठकर उन लोगों के साथ बैठे हैं। तो उनके बयान पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो जब्र भी देखे हैं तारीख के मंजर ने कि जब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। परंतु आप चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को जैसे सेटल कर दिया है, अब वो दिन गए, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। 1 मिनट एक एक करके ले लेते हैं। शैलेंद्र जी हैं दूरदर्शन से। नहीं, वो बता नहीं पाए। 1961 में ही उनके दिल की आरजू थी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू की चीफ मिनिस्टर्स को लिखी हुई चिट्ठी है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, पर्टिकुलरली सर्विसेज में, ये लिखा हुआ है। तो ये उनका खानदानी तवक्को है। TV9 आमोद राय। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, हमारा पड़ोसी देश है और उसको पूरा हक है कि वो कैसे रहना चाहता है। जब उसने ये पूछा गया कि इसे कमीना को हटाना किया जाए। देखिए, बांग्लादेश पर आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए जाके, तो कहते हैं आई एक्सटेंड माई गुड विशेस टू मोहम्मद यूनुस एंड नॉर्मल सिचुएशन जल्दी बहाल होनी चाहिए, बस। ठीक है, ना कहीं अत्याचार का बात है, ना कहीं हिंसा हो रही है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। और हमास पे जाके ट्वीट देखिए, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, हजारों बेगुनाहों को मारा जा रहा है और इन सारी चीजों को खत्म होना चाहिए। ये क्या बात है भाई। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, अच्छी तरह बांग्लादेश की घटना से याद करिए। बांग्लादेश में आज जो हुआ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, इसने 2001 में जमाते इस्लामी को रिकॉग्निशन दी थी और अपनी सरकार में एक मंत्री पद दिया था। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जमाते इस्लामी को बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने 2001 में दी। आज कहां है बीएनपी? सिर्फ जमात है या फौज है? तो यहां भी जो ये ख्वाब संजो रहे हैं ना कट्टरपंथियों के साथ गलबाही करने के, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के सहयोगी, उनसे कहना चाहूंगा याद रखो, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रविकांत राय, टीवी टाइम्स नवादा। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, उन्होंने चीन को लेकर कहा है कि दिल्ली का जो एरिया है उसके बराबर लद्दाख में चीन की सेना ने उस जमीन को एक्वायर कर रखा है। देखिए, चीन के बारे में वो बार बार बोलते रहते हैं और कहते हैं चीन
से भारत की तुलना नहीं हो सकती है। पर मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या मिस्टर ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर